हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आज हम जीएस 2 में नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही हूँ वो है इंपॉर्टेंस ऑफ नीति आयोग। या आप बोल सकते हो कि जब से नीति आयोग को स्टैब्लिश करा है प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके, तब से किस तरीके से जो पॉलिसी मेकिंग या सर्विस डिलीवरी है वो किस तरीके से चेंज हो गई है, व्हाट चेंजेस द नीति आयोग हैज बॉट। तो मेजर फोकस हमारा इसी चीज पे आज रहेगा। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन आया था कि हाउ आर द प्रिंसिपल्स followed by the नीति आयोग different from those followed by the erstwhile planning commission in India। जो प्रिंसिपल पे नीति आयोग को स्टैब्लिश करा गया है, वो प्रिंसिपल इससे पहले जो बॉडी थी प्लानिंग कमीशन, उससे कितना डिफरेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये 2018 में जब क्वेश्चन आया था तब आपको क्या करना था कि आपको नीति आयोग पे भी फोकस करना था और आपको प्लानिंग कमीशन पे भी फोकस करना था। लेकिन अभी मैं आपको रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि नीति आयोग का इवोल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर दो। क्वेश्चन को चेंज कैसे करोगे कि नीति आयोग का प्रेजेंट डे में रेलेवेंस क्या है, नीति आयोग की इंपॉर्टेंस क्या है, नीति आयोग का क्रिटिक एनालिसिस करो, क्रिटिसिज्म करो, क्रिटिकल एनालिसिस करो। नीति आयोग को जिस मकसद के लिए स्टैब्लिश करा गया था, क्या वो फुलफिल हो रहा है। तो ये सारी क्वेश्चंस सराउंडिंग द नीति आयोग, ये वाले क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे आंसर करेंगे। तो लेट्स लुक इनटू द कंटेंट। देखो, 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश करा गया था। तो हमारे तब पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो इन्होंने इसको स्टैब्लिश करा था कि इंडिया में जो 5 ईयर प्लान चलते थे, फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड 5 ईयर, थर्ड 5 ईयर, तो इनको सक्सेसफुली डिजाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंट के लिए तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ इनकी प्लानिंग के लिए। तो ये सोवियत मॉडल, तो ये यूएसएसआर से इंस्पायर था। लेकिन 2015 में जब मोदी जी आए तो इन्होंने इसको प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया। तो इनका ये कहना था, इस बात से उन्होंने अबॉलिश करा था कि 1950 में जब जिस हालात के अंदर प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था वो अभी बहुत डिफर हो गए हैं। तो वी नीड अ डिफरेंट बॉडी विद अ डिफरेंट फोकस। तो उन्होंने एक डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट फोकस, मतलब आप ये बोल लीजिए कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाली बात हो गई थी। तो थोड़ा बहुत इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया था। तो नीति आयोग स्टैब्लिश करा गया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये वाला था ना। दोनों जो बॉडीज हैं ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाई गई हैं और इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफर भी है, सेम भी है। जैसे नीति आयोग, देखो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दोनों पे बात करते हैं। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव में डिफरेंस क्या है? जो नाम का अंतर है वही अंतर है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि स्टेट्स आपस में एक साथ मिलकर हाथ पकड़कर चलेंगे एक दूसरे का कॉर्पोरेशन करते हुए। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव, अरे उसका हेल्थ इंडेक्स के अंदर इतना अच्छा रैंक आया, मेरा कैसे नहीं आया, मैं इस बार इंप्रूव करूंगा। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है। तो कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दोनों नीति आयोग ने बहुत अच्छी तरीके से टैकल करा है। नीति आयोग ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स की, जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं उनको, जब भी ये कमेटी बैठती है तब इसमें बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन होता है ना, क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर सेम गवर्नमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट फ्रॉम द यूनियन, यू नो लाइक हाउ द पॉलिटिक्स वर्क्स। तो इसके अंदर भी स्टेट्स हैं जिनको लगता है कि उनका एक से नहीं है। इस कमेटी के अंदर हर एक स्टेट का एक से होता है। देन जैसे कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर हो गया, इवन जीएसटी के लिए भी। और ये जो चीफ मिनिस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सारे चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, एक साथ में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके लिए डिफरेंट कमिटीज भी बनती हैं। देन दे प्लान द प्रोसेस ऑफ इंडिया, लाइक इसमें दिस इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड पार्टिसिपेटिव प्लानिंग। जबकि प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या है कि यूनियन मिनिस्टर्स या फिर जो टेक्नोक्रेट्स होते थे वो ये कमिटीज हैंडल करते थे, लेकिन यहाँ पे खुद चीफ मिनिस्टर आके कमिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। देन द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ऑल्सो, नीति आयोग ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड करा है जिसके अंदर क्या होता है कि वो हर एक स्टेट, कोई भी देख सकता है हर स्टेट की रैंकिंग क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। तो इसके अंदर डिफरेंट क्लासीफाई स्टेट्स को डिफरेंट
कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है, जैसे कि एस्पिरेंट्स, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। तो एस्पिरेंट अभी क्या है कि रन कर रहा है, जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट है। अचीवर इज समबडी हु हैज ऑलरेडी गॉट अ गुड रैंक, जिन्होंने बहुत अच्छे से इंप्रूव कर लिया है। परफॉर्मर, फ्रंट रनर, इस तरीके से कैटेगरीज बनाई है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो इसी तरीके से नीति आयोग में आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडेक्स भी होते हैं। हेल्थ इंडेक्स हो गया, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स हो गया, डिफरेंट इंडेक्स है जिसके अंदर स्टेट्स की रैंकिंग करी जाती है। तो स्टेट्स के अंदर एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना आती है। 2018 में नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च करा था, जिसके अंदर जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 49 की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स केपीआई जो बोलते हैं हम इनको, इनको एसेस करा जाएगा। तो ये हैं जैसे कि हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, मतलब कि बेसिक सोशल से लेके एम्पावरमेंट से लेके इकोनॉमिक, ये सारे डेवलपमेंट जो छोटी छोटी चीजें होती है ना जिन पे ध्यान नहीं रखा था, जैसे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल के अंदर पानी की सुविधा कैसे है, स्कूल के अंदर लड़कियों की एजुकेशन का क्या हालात है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अंदर रखा गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड इट इज एन इनिशिएटिव बाय द नीति आयोग। ऑर्डिनरी सिटीजन, जर्नलिस्ट, अपोजिशन पार्टी, रिसर्चर, कोई भी इजीली इन ऑनलाइन इंडाइसेस को, ऑनलाइन रैंकिंग को देख सकता है। तो इससे क्या है, स्टेट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। मान लो कि एक झारखंड है और एक केरला है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अगर दोनों की रैंकिंग के अंदर एकदम कंट्रास्टिंग है ना, तो दोनों के सिटीजन्स, दोनों के जर्नलिस्ट, दोनों की मीडिया, ऑर्डिनरी सिटीजन देख सकता है, दे कैन पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि वाई केरला इज इन हाई रैंक, वाई झारखंड। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ आपको, ठीक है। किस तरीके से एक अकाउंटेबिलिटी लेके आई जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट पे, चाहे वो फंडिंग में हो, चाहे वो प्रोसीजर के अंदर हो। ऐसे इंडाइसेस कॉम्पिटेटिव नेचर लेके आते हैं फेडरलिज्म के अंदर, जिसमें स्टेट्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं कि नहीं उनका हेल्थ इंडेक्स अच्छा है, हमारा अच्छा क्यों नहीं, उनका स्वच्छ भारत सर्वेक्षण अच्छा आया, हमारा अच्छा क्यों नहीं आया। तो इस तरीके से पॉजिटिव कंपटीशन आता है। जबकि प्लानिंग कमीशन जो है वो स्टेट वाइज डेटा जो है वो बहुत हर इतनी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डेटा को नहीं रिलीज करते थे। वो जनरली बीपीएल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सब के अंदर करते थे। और वो जो रैंकिंग है वो शायद ऑनलाइन भी पब्लिश नहीं होती थी। Then third very important thing they have done is the strategic disinvestment या प्राइवेटाइजेशन। इसके अंदर क्या है, जो पीएसयूज होते हैं या जो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स, शेयर होल्डिंग होती है किसी भी लिमिटेड कंपनी के अंदर, राइट, तो उसको सेल करा जाता है। उसको सेल करने से क्या होगा कि उसका जो ऑनरशिप है, जैसे गवर्नमेंट के पास मान लीजिए कि 60% शेयर हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के, तो गवर्नमेंट ने बोला कि मेरे को उसका मैनेजमेंट चेंज करना है। तो अगर आपका पास 51% या इससे ऊपर शेयर रहता है तो मैनेजमेंट कंट्रोल आपके पास रहता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आई विल जस्ट चेंज द मैनेजमेंट ऑल्सो। तो गवर्नमेंट ने अपना 10% शेयर इसमें रख लिया और बाकी जो सरकार का 50% शेयर था वो सरकार ने बेच दिया। तो ये होता है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग्स होती है वो प्राइवेट एंटिटीज के प्रोपोर्शन में होती है, who gets to manage the control of the company also. Now नीति आयोग ने स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए सजेस्ट करा था क्योंकि जैसे कि जो सीपीएसईज हैं, जो सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज, जैसे कि एयर इंडिया हो गया, पवन हंस हो गया, स्कूटर इंडिया हो गया, ये सारी ना प्रॉफिट नहीं बना रही थी, ठीक है। तो इनमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। एयर इंडिया का जैसे आपको दिक्कत पता ही है, तो ये बहुत ज्यादा सिक एंड लॉस मेकिंग होने लग गया था। तो इसमें यहाँ पे इसको नीति आयोग ने ये चीज सजेस्ट करी थी कि स्लोली ना प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। वेयर इज प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या था कि वो नेहरूवियन सोशलिज्म के आइडिया पे था, सोवियत के आइडिया पे, यूएसएसआर के आइडिया पे था। तो वहां पे उनको प्राइवेटाइजेशन तो एक बिग नो था, तो वहां पे मोस्टली सोशलिज्म या नेशनलिज्म की भावना ज्यादा थी, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की ज्यादा है। देन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, नॉट जस्ट द फूड सिक्योरिटी, सिर्फ दाल चावल या रोटी खा लेने से आपका फूड सिक्योरिटी, आप खाना तो खा रहे हो, आपका पेट भर रहा है, बट योर बॉडी इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट न्यूट्रिशंस। तो ये वाली चीज नीति आयोग ने इनिशिएट करी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर पोषण अभियान के हेड भी हैं, इन्होंने इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री बनाने के लिए 2022 तक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का एम लिया है। तो इसमें फोकस करा जाएगा जो छोटे बच्चे हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, मदर्स एंड चाइल्ड पे फूड फोर्टिफिकेशन, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे भी दूध के अंदर भी इनको मिलाया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप और मैं, हो सकता है कि हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे, हम डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स खा लें, हम डिफरेंट टाइप के ड्राई फ्रूट्स खा लें, हम जूस पी लें, हम दूध पी लें, बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। बट एवरीबडीज बॉडी नीड्स सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं कि हमारे फिजिकल एंड हमारे कॉग्निटिव, मतलब फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि देखो, इसमें क्या एक ये न्यूट्रिशनल वाला हम एक अलग से इसमें क्वेश्चन करेंगे। न्यूट्रिशन वाला बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा था कि
इससे पहले ना हमेशा ये फूड सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाता था कि पेट भरना चाहिए, बट आफ्टर दैट दिस वॉज मोर फोकस्ड कि क्या आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे जब ग्रोथ करते तो आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों को अच्छा खाना देना चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग बॉडी है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रोइंग बॉडी ज़्यादा ज़रूरत के अंदर उनकी जो बॉडी विकास करती है, मेंटल ग्रोथ होता है, मेंटल ग्रोथ या फिजिकल ग्रोथ जब होती है, तो दे नीड मोर न्यूट्रिशन इन देयर बॉडी, स्पेशली फॉर द गर्ल्स ऑल्सो। तो उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करा गया था कि जो डाइट डाइवर्सिटी होती है, अगर वो अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, मीट हो गया, एग हो गया, ये सारी चीज़ें खुद से परचेज करके खा सके, तो डू द फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है, जो जैसे कि मिड डे मील के अंदर मिलता है, तो उसके अंदर फूड फोर्टिफिकेशन के साथ मिले ताकि उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले। बहुत सारी जगह पे एग एंड मिल्क देना भी स्टार्ट करा गया है। वेयर इज प्लानिंग कमीशन जनरली फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देता था, वो कैलोरी सिक्योरिटी पे देता था कि 1200 कैलोरी फुलफिल होनी चाहिए, बट नाउ दिस इज बिगर देन कैलोरीज। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, प्लानर नहीं है। प्लानिंग कमीशन जो है वो नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि वो प्लानिंग कमीशन करता था, वेयर इज नीति आयोग एक थिंक टैंक है। मतलब आप देखो कितने सारे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो गए, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, नीति आयोग ने सोच के, नीति आयोग बैठता है, बातचीत करता है, लाइक हाउ द मैकेनिज्म वर्क विद दैट। तो in framing various policies on clean energy, methanol based economy, infrastructure, human development, इन सारी चीजों पे, एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पे, लाइव स्टॉक सेलिंग पे, इन सब पे नीति आयोग इज वर्किंग एज ए थिंक टैंक। तो इन फ्रेमिंग दी आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट दी गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो। सो दिस इज जस्ट अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ द नीति आयोग एक्चुअली। आप इसको बहुत अच्छे से पॉजिटिवली लिखो। अच्छा, इन्होंने 2017 से 2019-20 का एक 3 ईयर का एजेंडा दिया था, और उसके बाद में 7 साल की स्ट्रैटेजी और 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट दिया। नीति आयोग का विजन डॉक्यूमेंट जो है वो आई अंडरस्टैंड बड़ा है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट यू कैन डू फॉर द यूपीएससी। उसको कर लो। नीति आयोग का एक विजन डॉक्यूमेंट है, मतलब लाइक इट्स अ लिटिल बिगर, बट उसको पूरा नहीं पढ़ना, उसको सिलेक्टिवली पढ़ो, उसमें सिलेक्टिवली नोट्स बनाओ। वो विजन डॉक्यूमेंट बहुत ही मैं तारीफ करते हुए नहीं रुक सकती उसके, बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट है वो, उसको मिस मत करना। अच्छा, तो ये हो गया नीति आयोग के बारे में। देन ओपननेस इन इंटरेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि नीति आयोग बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गए, जिसके अंदर ना सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि यू एंड मी जस्ट लाइक कॉमन सिटीजन कैन गिव आइडियाज। इंडस्ट्रीज एंड अकेडमिशियंस जो होते हैं उनके साथ आइडियाज एक्सचेंज करे जाते हैं, उनके साथ बातचीत करी जाती है। फिर इस प्लानिंग कमीशन थोड़ा इनक्लोज्ड, इंट्रोवर्ट, ब्यूरोक्रेटिक बॉडी था, जिसके अंदर आउटसाइडर का इंटरेक्शन लाइक बड़ी बात हो जाती थी। देन कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन एंड स्टार्टअप ऑल्सो, टिंकर लैब्स कंप्लीटली न्यू आइडिया बाय दी नीति आयोग की। बच्चों में जो क्यूरियोसिटी है, बच्चों की जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो अटल इनोवेशन मिशन हो गया, सेतु हो गया, ये सारे कुछ टू हेल्प स्टार्टअप्स। नीति आयोग इज प्लानिंग फॉर ए नेशनल प्रोग्राम ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो। तो पता है मेन इसका ऑब्जेक्टिव जो नीति आयोग का था ना, वो यही था कि डायनामिक्स जैसे चेंज हो रही हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, जिस तरीके से नीड्स चेंज हो गई हैं, जिस तरीके से सोसाइटी चेंज हो गई है, सिमिलरली उसी तरीके से जो प्लानिंग है वो भी उसी तरीके से चेंज होना चाहिए। नेशन का व्यू टू हाउ टू बिल्ड द नेशन शुड ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। तो वो चेंज हुआ है। तो प्लानिंग कमीशन एडवोकेट करता था आईसीटी को, ई गवर्नेंस को, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, लेकिन वो मोस्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पे करता था, इंस्टेड इकोनॉमिक या फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम पे नहीं करता था। वेयर इज नीति आयोग इज कंप्लीटली प्लानिंग की पूरा जो चेन है उसको किस तरीके से मॉडर्नाइज करा जाए, पर्सन सर्कमस्टेंसेस के अंदर नए प्रिंसिपल्स, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, इन सब के अंदर नीति आयोग इज डेफिनेटली हैज बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बॉडी। नीति आयोग काफी मॉडर्नाइज्ड है, फॉरवर्ड लुकिंग है, लेस ब्यूरोक्रेटिक है, ये ज्यादा स्टेटस को ओरिएंटेड है जितना कि अर्स्ट वाइल हमारा प्लानिंग कमीशन था। इट इज मोर डायनेमिक, इट इज मोर ओपन, इट इज मोर ट्रस्टवर्दी, you can use its data very freely also. नीति आयोग के डॉक्यूमेंट, don't forget to read that document, okay? So this was the question on how the principles, so basically आज हमने ना सिर्फ नीति आयोग पे फोकस करा है कि नीति आयोग के क्या अच्छाइयाँ हैं, why नीति आयोग is a successful body. So ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख लो, अंदर डेटा आप खुद फिल कर लोगे। आई होप पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। सो दिस वाज इट। अपने बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। एंड अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड योर मेंटल हेल्थ, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। जय हिंद।